हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 118। इससे पहले इस कहानी के 117 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। दिशा ने भी अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहा कि नहीं, ईयररिंग्स तो मेरे पास है, मैंने पहले ही उतार के रख लिए थे, कहीं ये भी ना खो जाए मुझसे। बस नेकलेस को ढूंढ रही हूँ मैं, नहीं मिला तो फिर पता नहीं आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इतना कहकर वो फिर से नेकलेस को ढूंढने लगती है। तो शुभ भी बहुत ही हैरानी से दिशा की तरफ देख रहा था कि जहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दिशा भी नेकलेस को पूरी तरह से अकेले ही गार्डन में इतना ज़्यादा अंधेरा होने के बावजूद भी ढूंढ रही थी। उसे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानियत होती है। तो आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। पहले तो बस दिशा ही नेकलेस को ढूंढ रही थी, अब शुभ भी ढूंढने लगा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद शुभ बोलता है कि दिशा यार चलो ना, पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम्हें रुद्र भैया का डांस दिखाता हूँ मैं। रुद्र भैया डांस नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन अब देखो कैसे किट्टू भाभी के इशारों पर नाचते हैं। किट्टू भाभी के कहने पर आज वो डांस कर रहे हैं, चलो ना दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने भी दिशा की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अरे चलो ना यार। दिशा ने भी नहीं में अपनी गर्दन हिला दी और बोली कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा नेकलेस था ना, आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मैंने उनका नेकलेस ऐसे ही खो दिया इतनी जल्दी। इतना कहकर वो फिर से उस गार्डन में ही नेकलेस को ढूंढने लगती है। तो शुभ भी थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ बोलता है कि यार दिशा, अभी रात हो गई है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है वो नेकलेस, कहाँ पर मिलेगा, इतना ज़्यादा अंधेरा है, सुबह मिल जाएगा, चलो ना अब। दिशा ने भी फिर से नहीं में गर्दन हिलाई और फिर से नेकलेस को ढूंढने लगती है। कुछ सोचकर शुभ ने कहा कि दिशा चलो ना यार, मैं सुबह ढूंढवा दूंगा आकर, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना आप पार्टी में। देखो अपना मूड बिल्कुल भी खराब मत करो ना तुम, मिल जाएगा वो नेकलेस, इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रही हो तुम। यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं है, और फिर जितने भी नौकर हैं ना, सारे ही वफादार हैं, किसी ने भी नहीं लिया होगा उस हार को। मैं ना सुबह सीसीटीवी कैमरे में देख लूंगा कहाँ पर है वो नेकलेस तुम्हारा, अभी के लिए चलो यहाँ से। अब जाकर दिशा को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि शुभ उसकी हेल्प करेगा और वो नेकलेस ज़रूर मिल जाएगा उसे। वैसे तो उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी शुभ ने उसकी बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचकर पार्टी की तरफ लेकर चला गया। पार्टी में सच में रुद्र और नील अभी स्टेज पर डांस कर रहे थे। रुद्र बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खुश था। वो क्यों खुश था, क्योंकि अब वो किट्टू को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका था और किट्टू से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, उसके साथ खुश रहना चाहता था। इसमें दौर आए नहीं थी कि रुद्र को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन किट्टू के लिए वो डांस कर रहा था, उसकी खुशी के लिए। किट्टू भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने कभी भी रुद्र को ऐसे खुलकर नाचते हुए नहीं देखा था। और फिर आखिरकार शुभ भी दिशा को लेकर सबके साथ डांस करने के लिए आ गया था और फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े से डांस करने लगा था। दिशा भी अकेले ही चारों भाइयों के बीच में डांस कर रही थी, और तभी अवनी ने भी शोभित की तरफ देखा और कहा कि चलो ना, हम भी डांस करते हैं। शोभित बोलता है कि नहीं भाभी, आप जाकर डांस करो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है डांस करने का। लेकिन अवनी भी शोभित को जबरदस्ती खींचते हुए सबके साथ ले आती है डांस करने के लिए, और फिर धीरे धीरे डांस करने लगती है। आखिरकार कई घंटे डांस करने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक हार कर सोफे पर बैठ गए थे। नील ने भी टाइम देखा तो अभी सुबह के 4 बजे का समय हो रहा था। नील बोलता है कि चलो भाइयों, अब घर चलते हैं, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे हम लोगों का। तभी शुभ भी एकदम से बोलता है कि नहीं यार, मम्मी पापा का तो रोमांस हो रहा होगा, वो दोनों तो रोमांस कर रहे होंगे, इंतजार तो बस अजीत अंकल ही कर रहे होंगे। ये सुनकर तो शोभित ने बहुत ही हैरानी से शुभ की तरफ घूर कर देखा। तो शुभ बोलता है कि यार ऐसे क्या देख रहा है तू, मुझे सही तो कह रहा हूँ मैं, तुझे नहीं पता है मेरे मम्मी पापा रोमांस करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांस करते हैं एक दूसरे के साथ। तभी तो जल्दी चले गए यहाँ से हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर, तभी तो हम सारे ही भाई आराम से यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मम्मी पापा एक दूसरे के पास में ही होंगे। शोभित तो अभी भी हैरानी से बस शुभ की तरफ ही घूरे जा रहा था कि तभी नील बोलता है कि यार क्या हुआ है शोभित तुझे, तू इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहा है। तो शोभित ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है भैया। लेकिन शोभित को एक बात बहुत ही ज़्यादा लग गई थी कि उसके पापा इतने ज़्यादा अकेले हैं इस वक्त। आखिरकार नील भी खड़ा हुआ और फिर अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि चलो अवनी नव्या, तुम्हें भी घर ड्रॉप कर देते हैं, फिर हमें भी तो घर जाना है ना, फिर हम सब भी घर चले जाएंगे। नव्या भी खड़ी हुई और मुस्कुरा कर बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया
आप जल्दी से चलिए, बस 1 मिनट, अभी आई मैं। इतना कहकर नव्या भी जल्दी से फार्म हाउस के कमरे में चली गई थी, जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। नव्या भी उन गिफ्ट में निहाल का गिफ्ट ढूंढने लगती है कि आखिरकार निहाल ने उसे कौन सा स्पेशल गिफ्ट दिया है। आखिरकार उसे निहाल का गिफ्ट मिल भी गया था। वो गिफ्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। निहाल भी कमरे में एकदम से आ जाता है और फिर उसने दरवाजे को बंद कर लिया। उसके चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो वो सोच रही है वो निहाल दूर दूर तक नहीं सोच रहा है। निहाल भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि तुमने मेरा गिफ्ट देखा क्या? नव्या बोलती है कि नहीं, उसे ही तो देखने के लिए आई हूँ कि आखिरकार तुमने कौन सा स्पेशल गिफ्ट दिया है मुझे। इतना कहकर उसने भी निहाल का गिफ्ट जल्दी से खोल दिया और फिर गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। नव्या तो हैरानी से आंखें फाड़कर निहाल की तरफ घूर रही थी। वो एक सिलाई मशीन थी, उषा की सिलाई मशीन। नव्या गुस्से में उस सिलाई मशीन की तरफ खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी और फिर निहाल की तरफ भी एकदम से। दादी के ज़माने की सिलाई मशीन थी उसमें। जबकि निहाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे लगा था कि नव्या सिलाई मशीन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। नव्या ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर निहाल की तरफ घूर कर देखा। ये दूसरी बार था कि जब निहाल ने नव्या के बर्थडे पर उसे इतना ज़्यादा गुस्से दिलाया था। एक बार जब नव्या उसे केक खिलाने के लिए आई थी तो निहाल ने खुद ही केक को खा लिया था और फिर दूसरा ये जो उसने दादी के ज़माने की सिलाई मशीन उसे गिफ्ट के तौर पर दी थी। नव्या गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है कि इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था क्या तुम्हें? निहाल भी हल्के से मुस्कुरा कर बोलता है कि है ना सबसे अच्छा गिफ्ट, मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ना मेरा गिफ्ट। देखा मैंने भी ना एंड मोमेंट पर शोभित से ये गिफ्ट मंगवाया था। आखिर तुम दर्जी हो ना, तो फिर तुम्हें सिलाई मशीन से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। इससे अच्छा गिफ्ट तो तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। नव्या का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि वो सिलाई मशीन उठाए और फिर अभी के अभी निहाल के सिर पर दे मारे, लेकिन फिर उसने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा कि दर्जी नहीं हूँ मैं, फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर, समझे तुम? निहाल बोलता है कि हाँ हाँ, पहले ज़माने में फैशन डिज़ाइनर को ही दर्जी के लिए बोलते थे, बस वो तो आजकल फैशन में फैशन डिज़ाइनर बोल देते हैं सभी लोग। वो लड़कियों को दर्जी बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए वो फैशन डिज़ाइनर बोल देते हैं। थोड़ा यूनिक सा लगता है और अच्छा भी लगता है। खैर वो सब कुछ छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें अपना ग्रे टूल कैसा लगा? नव्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि निहाल मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है तुम्हारी इस बकवास से। प्लीज़ मुझे अब बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ। मैं बिल्कुल भी दर्जी नहीं हूँ, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर। मैं कपड़े को कपड़ा डिज़ाइन करती हूँ, सिलाई नहीं करती हूँ। निहाल भी बोलता है कि लेकिन उस दिन तो तुम कह रही थी ना कि तुमने लहंगा बनाया है। तो नव्या का मन तो अभी ऐसा कर रहा था कि सच में वो कुछ कर ले अपने साथ या फिर निहाल का ही सिर फोड़ दे। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर निहाल का गिफ्ट ढूंढ रही थी और उसने सबसे पहले निहाल का गिफ्ट ही ओपन किया था, ये सोच कर कि पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया होगा और क्या स्पेशल किया होगा उसके लिए। लेकिन उस गिफ्ट को देखकर तो नव्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे काश वो लेस्बियन ही होती। नव्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखती है और बोलती है कि निहाल तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ यार, प्लीज़ प्लीज़, मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर। सिलाई मशीन कौन गिफ्ट देता है किसी को? निहाल बोलता है कि यार ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता है लड़कियों को क्या गिफ्ट देते हैं। तुम्हें पता है ना कि मेरी दादी थी पहले सीज़न में, मेरे दादाजी ने उन्हें सिलाई मशीन दी थी गिफ्ट के तौर पर उनके बर्थडे पर। नव्या भी अपने सिर को नोचना चाहती थी, लेकिन फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा गिफ्ट है तुम्हारा, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे लिए इतना अच्छा और प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हो तुम, सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है मुझे। निहाल बोलता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था शुभ से कि मैं जानता हूँ मेरा दिया हुआ गिफ्ट नव्या को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन वो तो पागल कहने लगा कि इसमें तो मैं तुम्हें एक गुलाब का फूल दे दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब कहाँ से 5,000 की मशीन और कहाँ वो 50 रुपए का गुलाब का फूल? तुम्हें पता है ये सिलाई की मशीन मैंने ना अपने खुद के पैसों से खरीदी है, किसी से पैसे नहीं मांगे हैं मैंने। नव्या भी हाथ बांध कर गुस्से से बोलती है कि तुम्हारे खुद के पैसे कब से होने लगे? संजय अंकल ने पॉकेट मनी दी होगी ना, थोड़ी सी बढ़ा दी होगी, बस उसी से ही लेकर आए होगे। निहाल बोलता है कि नहीं नहीं, उन्होंने पॉकेट मनी नहीं बढ़ाई है, मैंने उनके कबर्ड से कुछ पैसे चुरा लिए थे, फिर उन पैसों को 24 घंटे अपने पास रखा और फिर वो मेरे हो गए ना, वो सारे पैसे मेरे हो गए। मेरी मम्मी कहती है कि जब भी मैं कहीं से भी पैसे लो ना तो उसे 24 घंटे तक अपने पास रखो, तो फिर लक्ष्मी स्थिर रहती है। नव्या को भी अब निहाल की मासूम भरी बातों पर थोड़ी थोड़ी सी हंसी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ी सी इरिटेशन भी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वो दोनों ही हाथों को मिलाकर निहाल के सामने जोड़कर बोलती है कि धन्य हो देवता
मैं आपसे नहीं जीत सकती हूँ कभी, आप सच में बहुत ही ज़्यादा धन्य हो। निहाल बोलता है कि अब जब हम शादी हो जाएगी ना हमारी, तो ऐसे ही गिफ्ट मैं तुम्हें रोज़ देता रहूँगा, जो तुम्हारे दर्जी के काम में आ जाएगी, ओके। नव्या फिर से निहाल को टोकते हुए बोलती है कि दर्जी नहीं हूँ मैं, फैशन डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर। निहाल बोलता है कि हाँ हाँ वही, पुराने ज़माने में तो दर्जी ही हुआ करते थे ना। निहाल ने नव्या का पूरी तरह से मूड खराब कर दिया था। फिर वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, नील भैया बुला रहे हैं ना। तो निहाल ने भी नव्या की बाजू पकड़ ली और फिर नव्या के दिल की धड़कनें तो बढ़ गई थी। वो जो सोच रही थी वो तो निहाल दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता था। नव्या ने इस बार थोड़ा सा शर्मा कर निहाल की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद निहाल अब उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ तो शरारत करेगा, लेकिन निहाल तो जरूरत से ज़्यादा शरीफ था। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी मुझे रिटर्न में कुछ देना चाहिए। बस निहाल ने ये कहा था कि नव्या के दिल में 100-200 किलो लड्डू फूट गए थे। वो भी निहाल के थोड़ा सा करीब आई, उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो वहीं निहाल ने भी नव्या के गालों पर आए हुए लड्डू को पीछे करते हुए कहा कि नव्या, मैं जो मांगूंगा तुम दोगी। नव्या ने शर्मा कर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। निहाल बोलता है कि पक्का, चिल्लाओगी तो नहीं ना। नव्या ने फिर से शर्मा कर नहीं में अपनी गर्दन हिला दी। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि कब निहाल उसे मीठा सा एहसास फील करवा दे। नव्या धीरे से बोलती है कि अरे तुम्हें जो चाहिए होगा ना तुम ले सकते हो, मांगने की क्या जरूरत है। निहाल मुस्कुराकर बोलता है कि नव्या, मैं खुद कैसे ले सकता हूँ। नव्या ने नजर उठाकर आंखों में शर्म लिए निहाल की तरफ देखा और फिर से गर्दन झुकाकर बोली कि तुम्हें खुद लेना होगा, मैं नहीं देने वाली तुम्हें। निहाल थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है कि अरे मैं खुद कैसे ले सकता हूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे पापा ने ऑर्डर किया है। ये सुनकर तो नव्या की एक्साइटमेंट, शर्म, घबराहट सब कुछ एक ही सेकंड में गायब हो गया था। उसने भी अपनी नजर उठाकर निहाल को हैरानी से देखा। तो निहाल बोलता है कि अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारे पापा ने ऑर्डर किया है केक तुम्हारे लिए। यार मैंने थोड़ा सा ही तो खाया था, मैं बाहर किसी को बोलना नहीं, वरना सब लोग कहते हैं कि निहाल केक के लिए मरा जा रहा है। लेकिन तुमसे तो बोल सकता हूँ ना मैं, तुम तो मेरी पत्नी होने वाली हो बहुत ही जल्द। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक था। मुझे मिठाई विठाई ज़्यादा पसंद नहीं है, मीठे में बस आइसक्रीम, चॉकलेट या फिर ये केक ही खाता हूँ मैं। मुझे वो केक दे दोगी ना तुम? मेरे कहने का मतलब है अपने पापा से मंगवा दोगी ना? मैं अंकल से कहूँगा तो अंकल क्या ही सोचेंगे, इतना बड़ा सा सांड होकर केक मांग रहा है मुझसे। केक तो बच्चे खाते हैं ना। नव्या आंखें फाड़कर बस निहाल की तरफ ही देख रही थी। उसे कभी कभी खुद पर भी एकदम से गुस्सा आ जाता था कि वो निहाल जैसे इंसान से प्यार करने लगी। ये कह सकते हैं कि उसे यकीन ही नहीं होता था कि निहाल जैसा इंसान भी दुनिया में इतना ज़्यादा एडजस्ट भी कर सकता है। तो वहीं निहाल ने भी नव्या के गालों पर हाथ लगाकर प्यार से कहा कि मंगवा दोगी ना? नव्या ने दांत पीसते हुए बोला कि निहाल प्रताप सिंह, तुम्हें ना डूब के मर जाना चाहिए। निहाल हैरानी से नव्या की तरफ देख रहा था। तो निहाल प्यार से बोलता है कि नव्या क्या हुआ है तुम्हें, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? नव्या गुस्से में बोलती है कि निहाल, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। तुम्हें अंकल आंटी झेलते कैसे हैं? तुम कॉलेज में रेगुलर पढ़ते थे ना? तो निहाल ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि रेगुलर जाता था, पढ़ने का तो मैं बताऊंगा नहीं, ये सीक्रेट है ना मेरा। नव्या भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए बोलती है कि निहाल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता है कि लड़कियों को कैसे गिफ्ट देते हैं? तुम्हें नहीं पता है कि लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहिए होता है? कैसे इंसान हो तुम, सच में बिल्कुल पागल हो तुम। मैं तुमसे शादी कर लूंगी ना तो फिर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, तुम मेरा पूरा दिमाग खराब करके रखते हो। इतना इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए जितना कि तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। एक तो ये सिलाई मशीन दे दी तुमने, धत तेरी की बेवकूफ इंसान। सिलाई मशीन कौन देता है गिफ्ट में किसी भी लड़की को? निहाल बोलता है कि यार तुम कमाल करती हो एकदम। अभी तो तुमने कहा था ना कि इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिला था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? यही ना कि तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? नव्या भी वापस से कमरे में जाते हुए बड़बड़ाने लगती है। मैं भी ना किस पागल इंसान के साथ माथा मार रही हूँ अपना। सच कहती थी आंटी, कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है ये, इतना इनोसेंट लड़का कहाँ ही होता है। ये कहते हुए नव्या ने भी दरवाजे को हाथ ही लगाया था कि तभी निहाल ने भी उसे थोड़े से खुले हुए दरवाजे को हाथ से एकदम से बंद कर दिया था और फिर नव्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या समझ नहीं आता है मुझे, तुम बताओ ना मुझे। निहाल की बातें सुनकर तो नव्या का मूड अब पूरी तरीके से खराब हो गया था और फिर करने वाला भी कौन था, सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार निहाल। निहाल सच में बहुत ही ज़्यादा शरीफ था। उसे नहीं पता था कि नव्या को क्या चाहिए। उसने फिर से नव्या की आंखों में देखकर कहा कि तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया है ना? तुमने मेरा दिल रखने के लिए बोल दिया था कि गिफ्ट अच्छा है। नव्या हैरानी से निहाल की तरफ देख रही थी। उसने एक बार भी नहीं कहा था कि गिफ्ट अच्छा है। निहाल ने नव्या के चेहरे को एक ही हाथ में पकड़कर हिलाते हुए प्यार से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ ना कि क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें, जो कहोगी वही लेकर दूंगा तुम्हें। नव्या बोलती है कि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही नहीं
खरीद लूँगी, लेकिन गिफ्ट की बात अलग होती है और तुमने मुझे खैर छोड़ो, कुछ भी नहीं, तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी वैसे ही निहाल ने फिर से उसे अपने और करीब खींच लिया और बोला कि प्लीज़ बता दो ना, मुझे क्या समझ नहीं आता है, सच में तुम्हें फूल चाहिए थे क्या? नव्या बोलती है कि जो मुझे चाहिए ना वो सिर्फ तुम दे सकते हो, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। निहाल, बेवकूफ़ इंसान, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? इस बार निहाल भी थोड़ा सा नाराज़गी की भरी टोन में बोलता है कि अब तक तो तुम मुझे समझा देती, बस तब से ही एक ही बात को कही जा रही हूँ, कैसे समझाऊं कैसे समझाऊं? अरे समझाओ ना, कैसे भी समझाना है वैसे समझा दो मुझे, मैं समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी प्लानिंग पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें पता नहीं है? अभी यकीन नहीं आता है तो एक बार समझा कर तो देख लो। मैं एक बार में ना समझ जाऊँ तो फिर मेरा नाम भी निहाल प्रताप सिंह नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं समझ नहीं सकता हूँ तुम्हारी बात को? मुझे कोई भी समझाएगा ना तो फिर मैं एक ही मिनट में समझ जाता हूँ उसकी बात को। तुम्हें पता है ना, नील भैया ने मुझे एक बार ही समझाया था कि कोटेशन कैसे बनाते हैं और उसके बाद मैं खुद से ही कोटेशन बनाना सीख गया था। कभी भी उनसे दोबारा नहीं पूछा मैंने। वो अलग बात है कि मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन समझदार बहुत ही ज़्यादा हूँ। मजाक करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है यार नव्या। तुम समझाओगी तो बिल्कुल समझ जाऊंगा एक ही मिनट में, बस अब जल्दी से मुझे तुम समझा दो। निहाल एक ही सांस में ये सारी बातों को बोले जा रहा था और तभी उसने अपने होठों पर नव्या के होठों को महसूस किया और उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं नव्या भी बस आंखें बंद करते हुए निहाल को किस कर रही थी। उसकी डीपली किस एकदम से और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद निहाल से वो दूर हुई और फिर उसकी आंखों में देखकर अभी भी गुस्से में बोलती है कि अब समझ आया तुम्हें? निहाल के मन में तो जैसे एकदम से लड्डू फूट चुके थे। पहली बार किसी लड़की ने उसे अपने आप से किस किया था। नव्या अभी भी हल्के से गुस्से में निहाल की तरफ घूर रही थी। वो पलट कर वहाँ से जाने लगी तो निहाल ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि ओह, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया है, तुम ना दोबारा से मुझे अब समझाना पड़ेगा तुमको। नव्या थोड़ा सा गुस्से में निहाल की तरफ देख रही थी तो निहाल भी बहुत ही प्यार से नव्या को देखकर उसे समझा रहा था। समझ में तो उसके अब सब कुछ याद आ गया था, लेकिन अब उसे नव्या के और भी ज़्यादा करीब जाना था। नव्या थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि नहीं आया है समझ में तो ना सही, हटो मेरे सामने से, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन निहाल ने भी नव्या को खुद से 1 इंच भी दूर नहीं किया था और बल्कि और भी ज़्यादा अपनी पकड़ उसके ऊपर कसते हुए कहा कि पहले एक बार और समझाओ मुझे, फिर पक्का समझ जाऊंगा मैं तुम्हारी बात को। प्लीज़ समझा दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, समझ नहीं आया है मुझे इस बार। नव्या को जहाँ गुस्सा आ रहा था अब धीरे धीरे निहाल की हरकत पर हंसी भी आने लगी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि निहाल सब कुछ समझ गया है, लेकिन फिर भी अब वो शरारत करके उसे दिखा रहा था। नव्या भी अपनी मीठी सी मुस्कुराहट को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए प्यार से बोलती है कि नील भाई बुला रहे हैं, मुझे जाना है जल्दी से। लेकिन निहाल अब तो अच्छे से समझना चाहता था उसकी बात को। वो बोलता है कि नहीं, पहले तुम मुझे एक बार और समझाओ, फिर तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाना। नव्या ने भी शर्म के मारे अपना सर निहाल के सीने पर रख लिया था और फिर उसकी बाजू पर हल्का सा हाथ मार दिया। वो कुछ बोलती नहीं है तो निहाल ने भी अपनी पकड़ और ज़्यादा कसी और फिर नव्या की गर्दन पर हल्का सा चूमते हुए कहा, प्लीज़ नव्या एक बार और समझा दो ना मुझे, प्लीज़, पक्का प्रॉमिस, अगली बार समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस एक बार और समझा दो मुझे। नव्या ने भी जैसे तैसे अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और फिर निहाल, जो कि बहुत ही प्यार से अभी नव्या की तरफ देख रहा था, नव्या ने भी अपनी आंखों को बंद किया और फिर थोड़ी सी एड़ी उठाई और फिर से निहाल के होठों पर किस कर लिया। कुछ सेकंड के बाद वो निहाल से थोड़ा सा दूर हो जाती है और बिना कुछ कहे पलट कर वहाँ से जाने लगती है। तो निहाल ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर अगले ही पल उसे किस करने लगता है। नव्या कुछ देर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन फिर निहाल के मीठे से एहसास में एकदम से खोने लगी थी। कुछ मिनट तक निहाल ऐसे ही नव्या को परेशान करता रहता है और फिर बाहर से नील की जोरदार आवाज़ आती है कि नव्या, तुम 2 मिनट का बोल कर गई थी, लेकिन तुम्हें तो 20 मिनट हो गए हैं, अब तक तो तुम बाहर आ जानी चाहिए, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? नव्या ने भी निहाल के सीने पर जल्दी से अपना हाथ रखा और उसे धक्का देकर अपने होठों को जल्दी से साफ करा और फिर वहाँ से बाहर की तरफ भाग गई। वहीं निहाल भी बिना म्यूजिक के ही डांस करने लगता है। उसके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था आज नव्या को किस करना। थोड़ी देर के बाद वो
वो भी बालों में हाथ मारता हुआ स्टाइल से कमरे से बाहर आ जाता है। उसने एक नज़र नव्या को देखा तो नव्या अभी बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी। नील बोलता है कि अब चले। सबने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सभी लोग बाहर आ गए थे। दिशा को अभी नेकलेस की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन नील ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाते हुए कहा कि दिशा बच्चा बैठो ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा हमें, जल्दी से बैठो गाड़ी में, सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है ना हम सबको। दिशा भी नील को बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाती है। नील ने भी ड्राइविंग सीट को संभाल लिया था और फिर सीट बेल्ट लगाकर अपनी नव्या और दिशा को लेकर वो वहाँ से चला गया था। रुद्र भी किट्टू को अपनी गाड़ी में लेकर वहां से चला गया था। तो वहीं शुभ और निहाल और शोभित तीनों ही गाड़ी में बैठे थे और तभी शुभ बोलता है कि निहाल यार, मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो भी उठकर वापस से फार्म हाउस के अंदर चला गया। उसने अपना फ़ोन ढूंढा लेकिन उसका फ़ोन उसे मिल ही नहीं रहा था। वो सीधा किचन में गया तो उसे वहाँ पर उसका फ़ोन मिल जाता है। शुभ फ़ोन लेकर बाहर की तरफ आने लगता है तो उसका पैर एकदम से सोफे से लगा और उसके हाथ में फ़ोन छूट गया। शुभ फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है उसे सोफे के नीचे दिशा का नेकलेस दिख जाता है। उसने भी जल्दी से उस नेकलेस को उठाया और उसे देखा और फिर अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर तो एक गहरी स्माइल आ गई थी और फिर वो गाना गाते हुए सीधा बाहर की तरफ आ जाता है। गाड़ी में बैठकर तीनों ही वहां से अपने घर के लिए निकल गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ नरेन और सौम्या भी अब तक लड़ रहे थे घर में। 2-3 घंटे से उनकी बहस कंटिन्यू चल रही थी। वो दोनों ही आपस से बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से शिकायतें कर रहे थे। कम तो वो भी नहीं थी। नरेन गुस्से में बोलता है कि क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो तुम, सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, इतने बड़े घर में रहती हो, बिना मांगे हर चीज़ तुम्हारे हाथ में आ जाती है और फिर क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले लड़ाई नहीं करते थे कभी। बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने अजीत के साथ डांस किया और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस और कुछ भी नहीं। सौम्या भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए थोड़ा सा गुस्से से बोलती है कि क्या बर्दाश्त नहीं हुआ है आपको? क्या सच में आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? क्या सच में आपको लगता है कि मेरे और अजीत जी के बीच में कुछ हो सकता है? नरेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सौम्या, मेरा दिमाग नहीं खराब है, बस मैं नहीं देख सकता हूँ किसी दूसरे आदमी को तुम्हारे आसपास भी, समझी तुम? बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। नहीं नहीं रुका गया मुझसे। मुझसे तुम खुद की गलती क्यों नहीं मानती हो कभी भी? एक जवान बेटी की माँ होने के बाद भी तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में चली गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर जाने की? सौम्या भी भरे हुए गले से बोलती है कि नरेन क्या हो क्या गया है आपको? वहाँ पर सबने ऐसे ही कपड़े पहने थे, मैं अकेले पहनकर तो नहीं गई थी ना। संजय जी को देखा है आपने? संजय भाई साहब ने तो कभी भी उन्हें कुछ भी पहनने के लिए नहीं मना किया ना, वो तो खुद ही साथ में उन्हें लेकर आए थे। क्या उन्हें इनसिक्योरिटी फील नहीं होती होगी क्या? आपको क्यों होती है इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील? मुझे लगा था कि आप आएंगे तो जिंदगी में रंग भर जाएंगे मेरी, लेकिन आप तो। ये कहते हुए सौम्या की आंखें और गला दोनों ही भर आती हैं। उसका दिल रोज का रोज नरेन की तरफ से टूट रहा था। आखिरकार नरेन ने भी लड़ाई को खत्म करते हुए कहा कि तुम्हारे साथ में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो मैं किसी दूसरे आदमी को तुम्हारे आसपास बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस नहीं देख सकता हूँ तो बस नहीं देख सकता हूँ। अकेले तुमने दर्द नहीं झेला है सौम्या, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ झेला है। इतना कहकर नरेन भी काफी ज्यादा गुस्से से एक कमरे की तरफ जाने लगा। सौम्या भी वहीं पर खड़ी होकर रो रही थी कि तभी कुछ सोचकर नरेन एकदम से रुकता है। उसने पलटकर सौम्या की तरफ देखा और बोला कि आज के बाद अकेले कहीं भी नहीं जाओगी तुम, कहीं भी नहीं जाओगी। सौम्या भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि आज से पहले अकेले कहाँ चली गई हूँ मैं, जो आप मुझसे बोल रहे हो? कल अपनी बेटी के साथ अकेले जाना चाहती थी, उसमें भी आपने। सौम्या भी रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था नरेन के ऊपर। तो वहीं रुद्र भी दूसरी तरफ गाड़ी पुरोहित हाउस के बाहर आकर रुकता है। रुद्र का मन नहीं था कि किट्टू वहाँ से चली जाए, लेकिन जाना तो उसे पड़ता ही। किट्टू भी उतरने लगती है तो रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तो किट्टू ने भी रुद्र के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और बहुत ही प्यार से बोलती है कि सर, यकीन मानिए जिस दिन मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। फिर आप मुझसे नाराज भी रहेंगे ना तो भी मैं आपको मना लूंगी बहुत ही प्यार से। रुद्र के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई उसकी। उसने भी किट्टू के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर प्यार से उसकी हथेली को चूम लिया। ना चाहते हुए भी उसने भी किट्टू को जाने की परमिशन दे दी थी। किट्टू भी नीचे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। जब वो गेट तक पहुंचती है तो उसने पलट कर रुद्र की तरफ एक नज़र देखा। रुद्र भी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया था। कुछ देर तक तो किट्टू भी रुद्र को बहुत ही प्यार से देखती रहती है और रुद्र भी बहुत ही प्यार से किट्टू की तरफ देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ भी रहे थे। कुछ सेकंड एक दूसरे को देखने के बाद किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी जल्दी से भागते हुए रुद्र के पास आ गई थी।
उसने भी रुद्र को कसकर अपने गले लगा लिया था और फिर रुद्र ने भी किट्टू को उसकी कमर से पकड़कर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और वहीं पुरोहित हाउस के गार्डन में गोल गोल घुमा दिया। ये सारा नज़ारा नरेन भी अपनी बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। नरेन कुछ देर तक तो अपनी बेटी और अपने दामाद को ऐसे ही देखता रहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगने लगा था कि सच में रुद्र उसकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा खुश रखता है और फिर किट्टू भी रुद्र के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। फिर इतनी जल्दी तो वो अभी झुकने वाला नहीं था। तो रुद्र ने भी किट्टू के माथे पर बहुत ही प्यार से किस किया और फिर किट्टू ने भी रुद्र के गाल पर किस कर लिया और फिर उसे बाय बोलकर सीधा अंदर की तरफ चली जाती है। रुद्र भी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया था। तो वहीं नरेन का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। नरेन भी फ़ोन निकालकर रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, वो महिमा की बेटी है। ये सुनकर तो नरेन के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए थे। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। वो बोलता है कि तुम सच कह रहे हो? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो महिमा की ही बेटी हैं। आपको यकीन नहीं आता है तो आप मुझे फिर आकर मिल लीजिए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि वो महिमा जी की ही बेटी हैं। नरेन बोलता है कि अच्छा, और महिमा वो कहाँ पर है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, उनकी मौत तो 15 साल पहले ही हो गई थी। नरेन बोलता है कि तो फिर इस लड़की को किसने पाला है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, इस लड़की को महिमा के पापा ने हॉस्पिटल में डाल दिया था और वही उनका खर्चा भी उठाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से इस लड़की का कोई भी खर्चा नहीं उठा रहा है, क्योंकि महिमा के पिता की भी मौत 2 साल पहले ही हो गई थी और फिर मरते हुए उन्होंने दिशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी नहीं दी थी। इसीलिए अब दिशा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाती है। वो अपने खर्चे को भी पूरा खुद ही करती है। नरेन का दिल तो अब जोरों से धड़कने लगा था। वो भी वहीं बालकनी में रखे हुए पड़े सोफे पर एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गया था। उसकी आंखें भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। वो बोलता है कि कल मेरे ऑफिस आ जाओ तुम, मुझे बात करनी है तुमसे। उस आदमी ने भी हाँ में कहकर फ़ोन को कट कर दिया। नरेन भी वहीं पर चुपचाप से शांति से बैठा रहता है। उसके कान में बस एक ही आवाज़ आती है, नरेन, ये सब कुछ आम हो गया है आजकल। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। अगली सुबह दिशा जल्दी से उठकर तैयार होकर सीधा अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे अभी भी नेकलेस की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो दबे हुए पाँव से शुभ के कमरे में जाती है तो उसने देखा कि शुभ बहुत ही आराम से पेट के बल लेटकर सो रहा था और बराबर में निहाल भी बेसुध से आराम से सोया हुआ था। दिशा का मन होता है कि वो शुभ को उठाकर उससे हेल्प मांगे, लेकिन दिशा और शुभ के बीच में अभी इतनी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी कि वो अभी शुभ पर अपना हक जता दे या फिर उससे ऐसे ही हेल्प जाकर मांग ले। तो दिशा भी चुपचाप से अपने कमरे से निकल कर किचन की ओर आ जाती है। तो संध्या नाश्ता परोसते हुए बोलती है कि वो दोनों उठे नहीं होंगे ना अभी। तो दिशा ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो संध्या ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खाकर कॉलेज के लिए चली जाओ। कोई कुछ कहेगा तो फिर अपने अंकल को फ़ोन कर देना, ओके। दिशा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर खाना खाने लगती है, लेकिन उसका दिमाग तो अभी पूरी तरह से ख़राब हो चुका था नेकलेस के लिए। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि अभी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाए, क्योंकि संध्या का नेकलेस उससे गुम हो गया था। दिशा भी अपने पर्स में इयररिंग्स को लेकर घूम रही थी। उसके अंदर तो अभी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उन इयररिंग्स को भी संध्या को दे दे। फिलहाल तो उसने जैसे तैसे खाना खाया और फिर घर से बाहर निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नरेन भी अपने ऑफिस में मौजूद था। इस वक्त वो थोड़ा सा कुछ टेंशन में लग रहा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कुछ फोटोग्राफ्स नरेन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि सर, ये देखिए महिमा की फ़ोटो और दिशा की बचपन की फ़ोटो। करीब 3-4 साल तक माँ बेटी साथ में ही रहती थी। दिशा अपनी माँ के साथ रहती थी। महिमा के मौत हो जाने के बाद दिशा के नाना जी ने दिशा को हॉस्पिटल में डाल दिया था और अब तक उसके नाना जी की भी मौत हो गई है। अब इतना कहकर उसने भी एक और पेपर नरेन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि सर, ये रही उनकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिशा आपकी और महिमा की ही बेटी है। नरेन की पकड़ तो अब रिपोर्ट पर एकदम से कस गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अचानक ही उसके दिमाग में कल रात हुई सौम्या के साथ लड़ाई एकदम से उसे याद आ गई थी। उसने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और बोला कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दिशा मेरी और महिमा की बेटी है। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए। उस आदमी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नरेन भी चेयर पर आकर बैठ गया था और उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो उसकी आंखों के सामने दिशा का चेहरा एकदम से घूमने लगा था। नरेन को इस वक्त खुद पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। तभी उसके कानों में एकदम से महिमा की आवाज़ गूंजती है, नरेन, नरेन तुम भी ना, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है ना, इसमें इतना क्या सोच रहे हो तुम? मैं वादा करती हूँ किसी को भी नहीं बताऊँगी, किसी को भी नहीं पता
चलेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। नरेन ने भी अपनी आंखें एक ही झटके में एकदम से खोल दी और फिर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और फिर सीधा ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गया। शायद अभी वो दिशा को देखना चाहता था। हालांकि उसके और दिशा के बीच में कोई भी इमोशनली कोई भी चीज़ नहीं थी, मगर फिर भी अगर दिशा नरेन की बेटी थी तो फिर नरेन को कहीं ना कहीं दिशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही थी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था जितना कि नरेन सोच रहा था। इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घबराहट हो रही थी कि अगर ये बात गलती से भी सौम्या को पता चल जाएगी तो फिर न जाने क्या ही हो जाएगा। ये सब सोचते हुए नरेन भी ड्राइव कर रहा था और आखिरकार उसने भी गाड़ी दिशा के कॉलेज के बाहर आकर रोकी। तो वहीं दिशा पहले से ही नेकलेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और फिर ऊपर से ग्राउंड में खड़े कुछ लड़के उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। उनमें से एक लड़का बोलता है कि ओ यार, ये तो वही लड़की है ना जिसने निशांत को जेल भिजवा दिया था। तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ हाँ यार, इससे तो दूरी ही बनाकर रखनी पड़ेगी, सुना है कि इसकी पहुंच सच में बहुत ही ऊपर तक है। तभी तीसरा लड़का बोलता है कि भाई मुझे तो दूर ही ठीक है, मैं तो दूर ही ठीक हूँ, मैं नहीं करूँगा इससे कोई भी दोस्ती वोस्ती, इसका क्या ही भरोसा, हमें भी जेल भिजवा दे। दिशा उन लड़कों की तरफ देख रही थी और उन तीनों की बातों को भी सुन रही थी कि तभी एक बास्केटबॉल दिशा की ओर आकर गिर जाती है। वो बॉल दिशा को लगती उससे पहले ही नरेन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया था और उस बॉल को उस लड़के की तरफ गुस्से से फेंकते हुए कहा कि अगर ये बॉल इस लड़की को गलती से भी लग गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं। उस लड़के ने भी कान पकड़ कर कहा कि सॉरी अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं मारी थी, वो गलती से लग गई होगी, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, अब नहीं लगेगी। तो वहीं दिशा भी नरेन की तरफ देखकर हैरान थी। तो वो बोलती है कि अंकल आप यहाँ पर। दिशा के मुंह से अंकल सुनकर तो नरेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। नरेन बोलता है कि हाँ, वो मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दिशा ने कहा कि अंकल मैं यहाँ पर स्टडी करती हूँ, लेकिन बस 2-3 दिन ही आऊँगी यहाँ पर, उसके बाद संजय अंकल मेरा एडमिशन किट्टू जी के कॉलेज में करवा देंगे। नरेन को थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी और उसकी दूसरी बेटी के साथ ही स्टडी कंप्लीट करेगी। तो नरेन बोलता है कि चलो ठीक है, फिर कैंटीन में बैठकर बातें करते हैं। तो दिशा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैरानी से बोलती है कि अंकल आपको तो प्रिंसिपल जी से मिलने के लिए जाना है ना, मतलब आप तो बिजी होंगे ना। फिर वो कैंटीन में जाकर नरेन बोलता है कि कोई बात नहीं, अरे चलो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने भी अपनी बेटी की बाजू पकड़ी और फिर उसे लेकर सीधा कॉलेज के कैंटीन में आ गया था। नरेन ने कुछ ऑर्डर किया और फिर दिशा से कहा कि खाओ बेटा। दिशा ने भी सैंडविच उठाया और प्यार से बोलती है कि आप नहीं खाएंगे क्या अंकल? नरेन ने कहा कि मैं भी खाऊंगा, वैसे भी सुबह नाश्ता करके नहीं आया हूँ ना मैं, तो खाना तो पड़ेगा ही। दिशा भी थोड़ा सा झिझकते हुए बोलती है कि आपको पार्टी में आंटी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मतलब संजय अंकल कहते हैं कि लड़की चाहे जैसी भी हो उसकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए, और आंटी तो सच में आपकी वाइफ है और इतनी ज़्यादा प्यारी भी हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नरेन भी दिशा की तरफ हैरानी से देखे जा रहा था। उसका कलेजा एकदम से फटने के लिए तैयार था। उसने दिशा के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो प्रताप फैमिली के एहसानों तले दब गया था। लेकिन अकड़ तो वही की वही थी, उसकी एहसान तो वो किसी का भी नहीं मानता था। नरेन बोलता है कि हाँ बस कल मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था ना, तो तुम्हारी आंटी से लड़ाई हो गई थी मेरी, बस वो सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? दिशा ने भी सैंडविच खाया और फिर थोड़ा सा नाराजगी भरी आवाज़ में बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे पैदा करके हॉस्पिटल में फेंक दिया और चले गए मुझे छोड़कर। ये सुनकर तो नरेन को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था। उसे इस वक्त अपने ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ में उसका मन कर रहा था कि अगर महिमा आज जिंदा होती तो शायद वो उसका गला ही दबा देता। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आखिर कौन है महिमा और क्या संबंध था महिमा का नरेन के साथ, और दिशा किसकी बेटी है। कल का एपिसोड प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर